Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. In this video, we will study about Van 't Hoff factor. So let's start. Before moving to Van 't Hoff factor, we should know about abnormal molar masses. Van 't Hoff factor को पढ़ने से पहले हमें abnormal molar masses के बारे में जानना होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो देखते हैं। Colligative properties help us to calculate molar masses of solutes, but in some cases molar masses calculated by this method are not accurate and their accurate values can be achieved only when the solution is dilute, and second, the solute must not dissociate or associate in solution. देखिए, आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास कैलकुलेट करना भी हमने सीखा था, लेकिन हर केस में हर जगह ये एक्यूरेट नहीं होते हैं। उसके दो कारण हैं, या तो सॉल्यूशन बिल्कुल डाइल्यूट हो, उसी केस में जो मोलर मास एक्यूरेट निकल के आता है, और दूसरा जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट ना करे, यानी पानी में जाने के बाद ब्रेक ना हो, टूटे ना, और ना एसोसिएट करे। जिसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है उस केस में हमें जो मोलर मासेस एक्यूरेट नहीं मिलते हैं, और जो वैल्यूज हमें मिलती हैं, जो हमें वैल्यू मिलती है यानी जो रॉन्ग वैल्यू मिलती है, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्लियर? अब एसोसिएशन क्या होता है? Association, when two or more molecules undergo association in solution to form bigger molecules, the molar masses of solute particle is greater than the actual values. Association का मतलब वही जो हम लोग जनरल मीनिंग में यूज़ करते हैं, जुड़ना। जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल देने के लिए, तब वो जो उनका मोलर मास होता है वो ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू द रियल वन। उनका मोलर मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल भी बढ़ जाता है एसोसिएट होने के बाद। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपके सामने एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल दिखा रखा है। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है CH3COOH। जब हम इसे सॉल्यूशन में बनाते हैं यानी पानी में डालते हैं, तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और वो एक डाइमर बना लेते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसे हम डाइमर बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से इस मॉलिक्यूल का जो मास आता है वो एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन वो एसोसिएशन की वजह से हमें अलग वैल्यू मिलती है बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? एसोसिएशन समझ में आ गया। अब डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिसोसिएशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का टूटना। मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट और आयोनाइज इन सॉल्वेंट टू गिव टू और मोर पार्टिकल्स when molar mass of particle will be less than the actual molar mass और solute। देखिए, जब हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे KCl, NaCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो आयनिक कंपाउंड होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, पानी में डालते हैं या किसी भी सॉल्वेंट, जो भी उसका सॉल्वेंट है उसमें डालते हैं आयनिक वाले में, तो वो ब्रेक हो जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल सामने है, जैसे KCl है, KCl को हमने पानी में मिलाया तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, दोनों आयनाइज हो जाते हैं, आयन में ब्रेक हो जाते हैं। अब तो इस केस में क्या हुआ? एक आइडेंटिटी थी, एक आइडेंटिटी की ये दो आइडेंटिटी बन गई, एक K पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, और इनके मास की वजह से दोनों के सेपरेट काउंट होंगे। इस वजह से जो हमें एक्चुअल मास हम लोग पहले हम KCl का मान रहे थे वो ना निकल के हमें कुछ और यानी एबनॉर्मल मोलर मास मिलता है। क्लियर है? व्हाट इज Van 't Hoff फैक्टर? In 1886, Van 't Hoff introduced a factor called Van 't Hoff factor represented by I। 1886 में एक साइंटिस्ट है Van 't Hoff, जिन्होंने अपना एक फैक्टर दिया जिसे Van 't Hoff फैक्टर कहते हैं, I से उसे रिप्रेजेंट किया। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल, यानी नॉर्मल को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, अब नॉर्मल को नीचे रखेंगे, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो I होगा, जिसे हम Van 't Hoff फैक्टर कहते हैं। अब इसके तीन केसेस होते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट करता है, ऑब्जर्व मोलर मास इज मोर देन द नॉर्मल मोलर मास, हेंस द वैल्यू ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1। जब एसोसिएशन टेक प्लेस होता है तो ऑब्जर्व मोलर मास की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है नॉर्मल मोलर मास से, जिस वजह से फैक्टर जो होता है Van 't Hoff फैक्टर वो लेस देन 1 होता है। सेकेंड केस,
अगर डिसोसिएशन होता है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज लेस देन नॉर्मल मोलर मास। ऑब्जर्व मोलर मास लेस होता है, कम होता है नॉर्मल मोलर मास से। क्यों? क्योंकि आयंस टूट जाते हैं और एक आयन का मास कम ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। सो ऑब्जर्व मोलर मास कम होता है नॉर्मल से। इस केस में जो वेंट ऑफ फैक्टर आता है वो हमेशा मोर देन 1 होता है। इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक प्लेस, वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज 1। अगर ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। इफ सॉल्यूट शो डिसोसिएशन कंप्लीटली, अगर कोई सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो उस केस में हम वेंट ऑफ फैक्टर को देखते हैं, वो हमेशा पहले भी बता चुके हैं 1 से ज़्यादा होता है डिसोसिएशन के केस में। लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएशन के केस में एक चीज़ और होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल FeCl3 है, तो ये डिसोसिएट होकर 4 आयन बनाएगा, 4 आयन बनाएगा, एक Fe के 3 Cl के, और इसके I की वैल्यू यानी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी 4। अगर कोई बाइनरी आयन कंपाउंड है या बाइनरी मॉलिक्यूल है, जैसे NaCl कह लीजिए, जिसमें एक Na एक Cl यानी 2 आयन बनते हैं, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा 2। जैसे MX वाले जितने हो गए, मेटल नाइट्रेट हो गया, मेटल सल्फेट हो गया, अगर इस टाइप के कोई भी हैं तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया। अगर जिसमें 3 आयन बन रहे हैं उसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा, जिसमें 4 बन रहे होंगे उसका वेंट ऑफ फैक्टर 4 हो जाएगा, जिसमें 5 बन रहे होंगे उसका वेंट ऑफ फैक्टर 5 हो जाएगा। बस कंप्लीट 100% डिसोसिएशन जिसमें होता हो उसी में ये चीज़ अप्लाई करेगी। जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है, मतलब 60% 80% हो रहा है, तो उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो फाइनली वेंट ऑफ फैक्टर के हम फॉर्मूले देखें तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है हमारा I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। इसको अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में देखें तो वेंट ऑफ फैक्टर होगा हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे देखें तो I इक्वल टू होगा एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कितने होने चाहिए थे और कितने एक्चुअल में हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, यानी एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर में। तो पहला होता है रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो होता है डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू IX सॉल्यूट। सिमिलरली एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता था डेल्टा TB इक्वल टू KBM, वहाँ पे भी I KBM हो जाएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला होता था डेल्टा TF इक्वल टू KFM, वहाँ पे भी I KFM हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता था पाई इक्वल टू CRT, वहाँ पे भी I CRT हो जाएगा। यानी सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अगर वेंट ऑफ फैक्टर वाली कोई कंडीशन आ रही है तो I लग जाएगा। क्लियर है? आगे चलने से पहले हमें 2 और चीज़ों के बारे में जानना है डिटेल में, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, मतलब कितने डिसोसिएट हो गए और कितने लिए थे, उनका जो रेशियो है वो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर एग्जाम्पल के लिए हमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे और 100 में से 50 हमारे डिसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड 50 ऊपर रखेंगे, टोटल 100 नीचे रखेंगे, रेशियो निकालेंगे तो हाफ आएगा, यानी आधे डिसोसिएट हो गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक फ्रैक्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड का। ऐसे ही सेम डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 मोल लिया है, 1 मोल में से आधे मोल हमारे डिसोसिएट हो गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं, तो आधा ऊपर यानी 0.5 ऊपर रखेंगे, 1 नीचे रखेंगे, हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना आएगा? हाफ आएगा। जैसे डिसोसिएशन वैसे ही एसोसिएशन की डिग्री, दोनों लगभग सेम चीज़ है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कोई भी क्वेश्चन आता है, उस केस में हम वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। लेट इलेक्ट्रोलाइट AB dissociates as AB tends to A positive and B negative for degree of dissociation is alpha। अगर इलेक्ट्रोलाइट है हमारा फॉर एग्जांपल AB, वो A पॉजिटिव और B नेगेटिव में टूटता है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो AB जो होगा वो A पॉजिटिव B नेगेटिव में टूटेगा। अगर हमने स्टार्टिंग में 1 मोल AB का लिया था, यानी AB जो कंपाउंड है उसका हमने 1 मोल लिया था, पानी में जब नहीं डाला था तो डिसोसिएट भी नहीं होगा, तो 0-0 है। जब हमने उसे पानी में डाल दिया या सॉल्यूशन उसका बना दिया, तो अल्फ़ा जितनी उसमें से अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, हाफ होगा, 1/3 होगा, 2/3 होगा, कुछ भी हो सकता है, उतना
डिसोसिएट हो गया, यानी उतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए और बचे हुए डिसोसिएट नहीं हुए। हमने टोटल लिए थे 1 मोल, 1 मोल में से अल्फा मोल जो है वो डिसोसिएट हो गए, तो अब AB जो अनडिसोसिएटेड है वो कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, और डिसोसिएट होने वाला कितना बन गया, यानी A पॉजिटिव के आयन बने अल्फा और B नेगेटिव के आयन बने अल्फा, यानी A पॉजिटिव अल्फा बना, B नेगेटिव भी अल्फा बना, और AB कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। क्लियर। तो नॉर्मल नंबर ऑफ मोल, हमने तो माना था कि नॉर्मली कितने मोल लिए थे, हमने 1 मोल लिया था, तो हमने नॉर्मल नंबर ऑफ मोल है 1 मोल, बट जब हमने पानी मिक्स किया तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, वो हो गए AB के बचे हुए और जितने आयन ब्रेक हुए, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, एक A का एक B नेगेटिव का, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये हमारे ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल हैं और 1 हमारा नॉर्मल नंबर ऑफ मोल था। ये था हमारा AB वाज बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। AB हमारा बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट था, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 आयन में ब्रेक हुआ, यहाँ पे 2 अल्फा हो गया। बट अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें n नंबर ऑफ आयन निकलते हैं, n में भी 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 2 की जगह n लगा दिया बस हमने। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल भी आपका आ गया और नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया। वेंट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल। वैल्यू पुट करेंगे I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। क्लियर है। और बाइनरी कंपाउंड्स लाइक KCl, NaCl, KCN एटसेट्रा, n हमारा 2 हो जाएगा। अल्फा होता है I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, यहाँ पे n की जगह हम 2 रखेंगे, यानी 2 माइनस 1, तो हमारा अल्फा आएगा I माइनस 1 बाइनरी के लिए। सिमिलरली टर्नरी है तो आपका 3 हो जाएगा n की वैल्यू, जैसे MgCl2, CaCl2, बेरियम नाइट्रेट है, तो इन कंपाउंड्स का आपका n 3 हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे, उसकी वैल्यू आएगी अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है। एसोसिएशन की तरह ही एसोसिएशन की बात करते हैं हम, तो कंपाउंड A है जो डाइमर बनाता है, 2 मॉलिक्यूल A के जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फा, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, यहाँ पे अल्फा है, यानी अल्फा मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर 100 दे रहे हैं तो 100 में से अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं, हमने लिया है 1 मोल A का जो मॉलिक्यूल लिया है वो हमने 1 मोल लिया है। पहले जब हमने उसे मिक्स नहीं किया था तो सॉल्यूशन में डाइमर एक भी नहीं था, 0 था। जब हमने सॉल्यूशन में A को डाला, यानी 1 मोल A डाले, तो उसमें से अल्फा एसोसिएट हो गए। जब अल्फा एसोसिएट हो गए तो खाली A के कितने बचे, 1 माइनस अल्फा, ठीक। और एसोसिएट होने के बाद, एसोसिएशन के बाद कितने मॉलिक्यूल बन गए, यानी अगर अल्फा एसोसिएट हुए तो उसके आधे बनेंगे, 2 का 1 बन रहा है तो आधे बनेंगे, अल्फा बाय 2 बन गए यहाँ पे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अब नॉर्मल मोल्स कितने थे जो हमने लिए थे, 1 मोल लिया था, लेकिन अब कितने मोल पानी में बचे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यानी इतना मोल बचा है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, फॉर कंपाउंड्स विच मेक्स n मर्स, मतलब जो n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, जैसे Na है तो वो बना लेता है AN, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बस वहाँ पे हमने डाइमर का केस लिया था तो 2 था, यहाँ पे 2 की जगह n हो जाएगा, यानी अल्फा बाय n। पहले मॉलिक्यूल जो अनएसोसिएटेड हैं वो बने 1 माइनस अल्फा, और एसोसिएट होने के बाद हो गए अल्फा बाय n। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल अब कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। क्लियर है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल क्या आया था, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, और नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए थे, 1 मोल लिया था। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n अपॉन 1। जब हम इसको रीअरेंज करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आएगी I यानी वेंट ऑफ फैक्टर माइनस 1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1। Let's see some question on vent of factor. The first question is, a solution contains 0.896 gram of K2SO4 in 500 ml solution. सॉल्यूशन में 0.896 ग्राम
पोटेशियम सल्फेट मिलाया गया है 500 ml सॉल्यूशन में। क्लियर है। इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी 0.69 atm। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.69 atm, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है। एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें हमें मतलब ग्राम दे रखा है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इफ एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 0.082 atm पर मोल पर केल्विन। क्लियर है। तो मतलब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन दे रखा है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। सो लेट्स सी। तो आपको ये तो पता लग गया क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर का है। अब हमने पहले पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता था, C यहाँ पे मोलैरिटी होता था, मोलैरिटी होता था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी C इक्वल टू N अपॉन V। क्लियर है। तो पाई अपॉन CRT में C की वैल्यू रखेंगे N अपॉन V, और N हमारा होता था नंबर ऑफ मोल्स, वो होता है वेट अपॉन मोलर मास। क्लियर है। तो N की जगह रख देंगे वेट अपॉन मोलर मास, यानी W/M। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो पाई इक्वल टू WRT अपॉन MV। क्लियर है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम इस M को उधर ले जाएंगे राइट साइड पे, और हमारा जो फॉर्मूला बनेगा MB इक्वल टू WBRT अपॉन पाई V। मोलर मास हमें निकालना है, जो कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास है। क्लियर। वेट हमें कितना दे रखा है सॉल्यूट का, 0.8960। वॉल्यूम दे रखा है 500 ml सॉल्वेंट का, जो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा। गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है। टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इससे 273 इसमें ऐड करेंगे, 27 प्लस 273 हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूले में, और हमारा जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 63.9। क्लियर है। अब नॉर्मल मोलर मास देखते हैं। नॉर्मल मोलर मास हमारा कितना है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, यानी पोटेशियम का कितने हैं 39 दे रखा है एटॉमिक मास पोटेशियम का, तो 2 इंटू K यानी 39, 2 इंटू 39 प्लस सल्फ़र 1 है तो 32, और ऑक्सीजन 4 है, यानी आपके ऑक्सीजन 4 हैं, यानी 4 इंटू 16, तो आपका आ गया 174। क्लियर है। टोटल हमारा आया 174। अब यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर चेक करेंगे। नॉर्मल मोलर मास कितना आया 174, हमारा ऑब्जर्व मोलर मास कितना आ रहा है 63.9। तो वेंट ऑफ फैक्टर हम चेक करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर होता है I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, दैट इज इक्वल टू 174 अपॉन 63.9 इक्वल टू 2.72। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2.72। तो फाइनली हमारा यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे लेक्चर समझ में आया हो, तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।